हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या आप अभी भी अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए पुराने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लाया हूँ, जिसमें कि आपको ये पहचानना बहुत आसान हो जाएगा और एक्यूरेसी से आप पहचान पाओगे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, विद दी हेल्प ऑफ मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये आपका टाइम भी सेव करेगा और ईजी भी है। ठीक है, चलो। और ये हम करेंगे एमसीक्यूज़ की हेल्प से। तो आज की वीडियो का नाम है अभ्यास सीरीज में रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 1। इसकी पार्ट 2 पार्ट 3 भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ ढूंढ रहे होंगे वीडियो की, तो आपको मिल जाएगी वो टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन से इज business transactions are usually evidenced by an appropriate document, which of the following is not an appropriate document? तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन की पूरी पार्ट 1 कर रहे हैं, मतलब कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जनरल एंट्री पे और लेजर पे भी जाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत है। अगर एविडेंस है तभी आप उसको अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो पूछ रहा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन सा एविडेंस नहीं है। कैश मेमो तो ये एविडेंस होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज़ नॉट। इनवॉइस भी एविडेंस होता है, चेक भी एविडेंस होता है। उसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। आंसर इज वेरी इजी, नन ऑफ द अबव। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, चेक क्या होता है और पेन स्लिप क्या होता है, ये भी समझते हैं। ये सारे के सारे एविडेंस हैं। आंसर तो आपको पता चल गया, बट इनका मतलब भी एग्जैक्ट समझ लेते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, कैश मेमो वो डॉक्यूमेंट है ऑफ सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। मतलब सेलर अगर कोई सामान बेच रहा है कैश में और उसको कैश मिल रहा है अगर, तो वो बायर को क्या इशू करेगा, कैश मेमो। ये लो भाई कैश मेमो, ये प्रूफ है आपके लिए कि आपने मुझे इतना कैश दिया था और मैंने आपको ये सामान दिया था। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब जो बायर है वो भी अपनी अकाउंटिंग एंट्री कर सकता है परचेज की, और जो सेलर है वो भी सेलिंग की अकाउंटिंग एंट्री कर सकता है इस कैश मेमो के हेल्प से। इनवॉइस क्या होता है? देखो, ये भी सेल ऑफ गुड्स का ही डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं तो जनरली हम इसको इनवॉइस बोलते हैं। ठीक है, जब हम क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं तो जनरली हम इसको इनवॉइस बोलते हैं। बट ये कोई टिपिकल नहीं है इनवॉइस। तो अब आप यूपीआई के थ्रू, गूगल पे के थ्रू करेंगे तब भी आपको इनवॉइस ही मिलती है। ठीक है, जब भी टैक्स वगैरह ऐड होता है तब भी हम इसको इनवॉइस ही बोलते हैं। बट ये चीज़ जो है, ये कन्वेंशनल मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे डिफरेंस पहचानना है। जब भी सेल ऑफ गुड्स होती है क्रेडिट पे तो हम इसको इनवॉइस कहते हैं। इट हैज़ द डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द बायर। ये ध्यान रखना, जब भी क्रेडिट में आप सामान बेचोगे तो कभी भी कैश मेमो नहीं दोगे, आप इनवॉइस ही दोगे। उस पर लिखा भी रहेगा कि इतने का उधारी में हमने सामान बेचा है, ये आपको पैसे हमें देने हैं। ठीक है, चेक तो आप सब लोगों को पता होगा। जैसे हमने बैंक में हमारे रुपए हैं और हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, कैश में नहीं कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं, जिससे हमारे बैंक से ही डायरेक्टली रुपए डिडक्ट हो जाए। तो ये चेक भी एक तरह का प्रूफ है, क्योंकि हम जिसकी हेल्प से हम अपनी अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं कि हमने देखो इतनी पेमेंट की है, ये चेक है, जिसमें कि स्पेसिफाइड अमाउंट भी लिखा रहता है और बायर का नाम, जिसको भी हम चेक ये दे रहे हैं, जिससे हमने खरीदा है सामान, ठीक है, उसका नाम भी लिखा रहता है। ठीक है। पेन स्लिप क्या है? पेन स्लिप बहुत ईजी है। जब भी हम बैंक में रुपए को डिपॉजिट करते हैं तो जो फॉर्मेट होता है उसको पेन स्लिप बोलते हैं। तो ये प्रूफ है इस चीज़ का, ये एविडेंस है कि हमने इतने रुपए डिपॉजिट किए थे अपने बैंक अकाउंट में। जब हम बैंक अकाउंट में रुपए डिपॉजिट करते हैं तो उसकी भी जनरल एंट्री होती है ना, वो भी हम अपने अकाउंट बुक में लिखते हैं। उसको कैसे लिखेंगे? पेन स्लिप की हेल्प से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ पे क्रॉस का साइन होगा, वही आंसर होगा। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। अ क्रेडिट नोट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। अच्छा, बात समझना कि क्रेडिट नोट होता क्या है, पहले इसको समझ। एक सेलर है और एक बायर है, बड़े ध्यान समझना। इजी कॉन्सेप्ट है बट लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं ले आया हूँ इस क्वेश्चन को। इस सेलर ने सामान बेचा है, मान लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ सेलर, लिख देता हूँ बायर। इस सेलर ने गुड्स बेचा है बायर को, क्रेडिट में बेचा है। किस में बेचा है? क्रेडिट में। अब ये सेलर जब क्रेडिट में गुड्स बेचेगा तो अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, मुझे ये बताओ। बड़ा आसान है, अगर नहीं बताया तो मैं बताता हूँ। एक तो अकाउंट होगा इसका सेल्स अकाउंट, क्योंकि इसने सेल किया है।
और सेल अकाउंट होता है हमेशा क्रेडिट। अभी हम आगे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों क्रेडिट होता है जब हम रूल्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग की। अभी इस क्वेश्चन को समझो। अभी इतना याद करो कि सेल्स अकाउंट को करते हैं हमेशा क्रेडिट, तो ये क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? जिसने उधार लिया होता है हमसे, ठीक है, उसको हम करते हैं डेबिट। तो बायर का अकाउंट कर देंगे हम डेबिट। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब है ये एंट्री ये शो कर रहा है कि बायर हमको इतने रुपए देगा। मान लेते हैं 10,000 का सामान हमने बेचा था, तो हमारी बुक्स में ये एंट्री हो गई। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, इस बायर ने 10,000 में से 2,000 का सामान वापस कर दिया है। 2,000 का सामान वापस कर दिया है। हमारे बुक्स में बायर को हमने डेबिट किया था ना 10,000। इसका मतलब है ये शो कर रहा है कि हमारा एक डेटर है जो कि बायर है, तो ए भी मान सकते हो आप, मिस्टर ए हमारा डेटर है क्योंकि हमने इसको डेबिट किया है। डेटर को हमेशा डेबिट करते हैं, अभी बाद में आप सीखोगे। तो 10,000 रुपये ये हमें वापस करेगा बाद में, लेकिन इसे 2,000 के गुड्स वापस कर दिए हमें। तो क्या अब हमें ये 10,000 वापस करेगा? नहीं करेगा। अब कितने वापस करेगा हमें ये? अब ये कितने रुपए देगा हमको बाद में गुड्स के? सिर्फ 8,000 देगा। लेकिन आपकी बुक्स में तो अभी तक, मतलब सेलर की बुक में, अगर आप और मैं सेलर हैं, हमारी बुक में तो अभी भी बायर का अमाउंट कितना दिखा रहा है? 10,000 दिखा रहा है डेबिट बैलेंस। मतलब वो उधारी है, मतलब वो हमको 10,000 वापस देगा। अभी तक हम यही शो कर रहे हैं, तो इसको सही करना पड़ेगा, इसको 8,000 करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? बड़ा ईजी है। जब डेबिट में बैलेंस 10,000 दिखा रहा है, तो इसी बायर के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 2,000 रुपये से, क्योंकि डेबिट का अमाउंट हमें कम करना है ना, 10,000 से 8,000 लाना है। कैंसिल करने के लिए अकाउंट्स में डेबिट को अगर कम करना है तो हम उसका रिवर्स कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं 2,000। मतलब अब 10,000 में से 2,000 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर पूरे 10,000 क्रेडिट कर दोगे, मतलब अब कोई भी पैसा नहीं बचा, अब वो सारा पैसा हमें वापस कर चुका है। जब हमें वो बचा हुआ 8,000 देगा ना, तो हम 8,000 भी क्रेडिट कर देंगे, डेबिट वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 2,000 हमने क्रेडिट कर दिया। इस क्रेडिट को शो करने के लिए हम लोग उस बायर को बताएंगे कि भैया आपका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया है 2,000 से। कैसे शो करोगे? आप प्रिपेयर करोगे क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट मैं और आप हम लोग देंगे मिस्टर ए को, बायर को। क्या नाम है इसका? क्रेडिट नोट। अच्छा, इसका नाम क्रेडिट नोट ही क्यों है, डेबिट नोट क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको बता रहे हैं कि आपका अकाउंट हमने भैया क्रेडिट कर दिया है 2,000 से, डेबिट थोड़ी किया है। अब तुमने हमें वापस कर दिए 2,000 के गुड्स। मिस्टर ए ने हम लोगों को, हम दोनों को वापस कर दिए, हम लोगों को वापस कर दिए 2,000 के गुड्स। तो हमने बायर का अकाउंट 2,000 से क्रेडिट कर दिया है ना, तो क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया। तो यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रेडिट नोट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वो बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। बी ऑप्शन, डेबिट नोट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द बायर। सेम कॉन्सेप्ट है। अभी बायर क्या कर रहा है? देखो, अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। सेम एग्जांपल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। देखो, बायर ने अपनी बुक्स में क्या लिखा होगा? बायर ने इस सेलर को क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि इस सेलर ने, एस ने उधार दिया है और ए ने उधार लिया था ना ए की बुक्स में। तो ये एस क्रेडिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जो उधार देता है, ठीक है। या इस केस में, इस वाले ट्रांजैक्शन में बात कर रहे हैं हम उसकी, जिसने उधार दिया होता है उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम। तो ए के लिए तो उधार किसने दिया है भाई? एस ने दिया है। इस सेलर का अकाउंट क्या कर दिया होगा? उसने क्रेडिट। अब जब सामान वापस कर रहा है, ए ने सामान 2,000 का वापस किया, तो ए भी तो इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया हमने 2,000 का सामान वापस कर दिया है अपने अकाउंट में। ए बोलेगा मैं अपने अकाउंट में आपके 2,000 रुपये माइनस कर रहा हूँ क्रेडिट से। और क्रेडिट से अगर माइनस करना होता है तो क्या करता है अकाउंटेंट? डेबिट कर देता है। जैसे हमने पहले वाला पढ़ा था वैसे ही सेकंड वाला है, बस यहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है केस। तो वही ऑब्वियस सी बात है, जब हम डेबिट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सेलर को तो हम डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे। तो बायर क्या प्रिपेयर कर रहा है? डेबिट नोट। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेजर ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। मैं इसमें टिक कर देता हूँ आपके लिए ताकि आसानी हो। ये देखो, ये सही है, ये आंसर नहीं है। सी ऑप्शन पे आ जाओ। A voucher showing a transaction that contains multiple debits and credit is called compound voucher। ये भी सही है। कंपाउंड वाउचर क्या होता है आपको याद रखना है, जहाँ पे मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट हो सकते हैं। वैसे जनरली सिंपल अगर ट्रांजेक्शन है, सिंपल जनरल एंट्री है, तो उसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा। बट अगर कंपाउंड वाउचर है
उसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब है 1 से ज़्यादा डेबिट हो रहा होगा या 1 से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट बताना है। जिसमें टिक लगेगा वो आंसर होगा इस बार। एन इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड अ डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। ये बिल्कुल सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में। आप कहेंगे सर आपने ये कैसे पहचान लिया कि इंक्रीज असेट में डेबिट करते हो, डिक्रीज में क्रेडिट करते हो? तो यही मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन में, जिससे आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी डेबिट और क्रेडिट पहचानने में बिल्कुल भी, अगर आप ये रूल समझ गए तो। ठीक है, सारे अकाउंट्स आप डेबिट क्रेडिट कर दोगे यूं चुटकियों में। चलो, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब है बाकी इनकरेक्ट होंगे। बट बाकी ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको पूरा मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझा देता हूँ, इससे आप समझ लो कि क्यों बाकी ऑप्शन गलत हैं या सही है। जो भी है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ पूरे रूल्स। ठीक है, पहला तो ऑप्शन सही है। चलो अब आते हैं रूल्स पे। क्या कहता है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? देखो, हमारे पास 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, ध्यान रखना है क्या हमें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आपको लेने हैं, आपको ये समझना है कि टोटल कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं। 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। कोई भी अकाउंट है इन 5 में वो क्लासीफाई हो जाएगा। अब समझो बात को, कोई भी असेट अकाउंट अगर है, अगर वो इंक्रीज करता है, मैं लेजर ऑन करता हूं, अगर वो इंक्रीज करता है तो उस असेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। याद रखना है, एग्जांपल दूं, कैश अकाउंट। कैश आपके पास आया, कैश किस तरह का अकाउंट है? असेट अकाउंट है। असेट तो पता है ना आपको, रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट बाद में मिलेगा या अभी मिल गया है। कैश में तो अभी आ गया हमारे पास कैश, तो कैश असेट है। कैश अगर बढ़ रहा है, मतलब प्लस में हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। और कैश अगर जा रहा है, डिक्रीज कर रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, इस असेट अकाउंट को डिक्रीज करने पे हम क्रेडिट करते हैं। तो कोई भी असेट अकाउंट है, अगर वो बढ़ रहा होगा, मतलब प्लस में, अगर प्लस हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट कर दोगे, डिक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट कर दोगे। सिंपल है, ईजी। अब देखो, एक याद कर लिया, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बाकी लायबिलिटी और कैपिटल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो, असेट का बिल्कुल रिवर्स है लायबिलिटी। असेट बढ़ने पे डेबिट करते हो ना, तो लायबिलिटी रिवर्स होती है इसकी। अच्छा, क्यों होती है रिवर्स? जानते हो उसका लॉजिक? जानते हो? अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैथमेटिक्स अगर आपको आती होगी, देखो यहाँ पे LHS में असेट है और RHS में लायबिलिटी है और कैपिटल है, तो मतलब दोनों रिवर्स काम करेंगे। एक अगर बढ़ने पे डेबिट हो रहा है तो दूसरा बढ़ने पे क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। वापस से आते हैं, तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, असेट बढ़ने पे डेबिट होता था तो लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट देखो हो रहा है। और इसी तरह से अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं, बैंक लोन आपने लिया, बैंक लोन आपने लिया बैंक से, आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं, हमने बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन हमारे अकाउंट में क्या होगा? जनरल एंट्री करते टाइम पे डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि बैंक लोन है लायबिलिटी और बैंक लोन बढ़ रहा है। लायबिलिटी बढ़ रही है ना, बैंक लोन क्या है? एक तरह की लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है। इस लायबिलिटी अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो बैंक लोन होता है क्रेडिट। और जब हमें लोन मिल रहा है, मान लो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट होता है क्या? असेट अकाउंट। बैंक अकाउंट बढ़ रहा है हमारा, असेट अकाउंट बढ़ रहा है। असेट अकाउंट बढ़ने में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसका मतलब बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट। बात समझ में आई? एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको, लिख के दिखाऊं। बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया क्यों हुआ? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। अगर आप कन्वेंशनल रूल देखोगे, गोल्डन रूल्स, तो आप पहले तो ये पता करोगे कि कौन से टाइप का अकाउंट है ये, मतलब रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। फिर आप उसके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लगाओगे तो लंबा हो जाएगा। और इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप बहुत जल्दी क्विक करने लग जाओगे, बहुत जल्दी करने लग जाओगे। अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो थोड़ा टाइम लग सकता है अभी, बट ये मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये अब सब यूज़ करते हैं क्योंकि ये अप्रोप्रिएट भी है और ये एक्यूरेट भी है और ये ज़्यादा इसकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा है। कैपिटल देखो, कैपिटल भी याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो लायबिलिटी में किया था वही कैपिटल में करोगे क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों राइट हैंड साइड पे आता है। क्लियर है? तो कैपिटल भी बढ़ने पे क्रेडिट करते हो और जब डिक्रीज हो रहा होता है तो डेबिट कर देते हो। इजी।
अच्छा, एक्सपेंस और रेवेन्यू ये तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने कन्वेंशनल रूल में पढ़ा था, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में। डेबिट और एक्सपेंसेस पढ़ा है ना आपने, बस वही है। एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट कर दोगे, एक्सपेंसेस अगर कम होते हैं तो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और रिवेन्यू में क्या होता है, उल्टा, एक्सपेंसेस का उल्टा। रिवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दोगे, डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स पढ़ा है ना नॉमिनल अकाउंट का रूल, बस वही डायरेक्ट है। एक्सपेंसेस और रिवेन्यू तो याद भी नहीं करना, सिर्फ आपको असेट याद करना है, बाकी सब अपने आप है, ठीक है। तो रिवेन्यू बढ़ने पे क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, और रिवेन्यू घटने पे क्या करते हो, डेबिट करते हो। इसका भी अगर लॉजिक आप मुझसे अगर पूछना चाहते हो तो वो लॉजिक ये है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन में इस साइड हम रिवेन्यू को रखते हैं। अभी आपको पता नहीं होगा, आप कहोगे सर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन इतनी ही पढ़ी है, हाँ इतनी पढ़ी है, यही सही है, बट मैं और एडवांस बात कर रहा हूँ कि रिवेन्यू गेन को यहाँ रखते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं आपको बता दूँ कि रिवेन्यू और गेन से हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है ना। और प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका पार्ट बन जाता है, बताओ, कैपिटल का पार्ट बनता है ना, इसीलिए इसको यहाँ पुट करते हैं। चमका, लॉजिक समझ में आया। अब आप कहोगे सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉजिक सोचो। कि रिवेन्यू, यही लॉजिक है कि रिवेन्यू और गेन एग्जैक्टली कैपिटल लायबिलिटी की तरह काम कर रहा है। रिवेन्यू और गेन क्या करता है, प्रॉफिट बनाता है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका पार्ट बनता है, कैपिटल का पार्ट बनता है ना, रिजर्व सरप्लस का। वो इसी साइड तो है, राइट हैंड साइड तो है अकाउंटिंग इक्वेशन के, तो ऑब्वियसली बात है वो कैपिटल जैसा बिहेव करेगा। इसीलिए रिवेन्यू और गेन बढ़ने पर क्रेडिट होता है, क्योंकि वो कैपिटल का पार्ट बनेगा, और कैपिटल बढ़ने पे भी क्रेडिट ही होता है ना। ठीक है, गुड, समझ में आ गया पूरा सारी। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वो गलत है कि सही है। बी ऑप्शन कह रहा है एन इंक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, ये तो बिल्कुल गलत है। जब भी असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो गलत हो गया। सी, एन इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, यहाँ तक सही है, बट अ डिक्रीज इन असेट इज नॉट रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। अ डिक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, गलत है ये भी नहीं, क्योंकि डिक्रीज इन असेट तो क्रेडिट होता है ना, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे आंसर, बट मैंने आपको बाकी ऑप्शन भी बता दिए। ठीक, चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड फॉर गिविंग कैश डोनेशन। आपने डोनेशन किया है तो कैश गया है ना आपका, सिंपल है यार, कैश चला गया आपका। कैश एसेट अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, सिंपल है भाई, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट आपका। ठीक है, चलो, और आपका जो डोनेशन आपने दिया है तो डोनेशन अकाउंट कर दोगे डेबिट। ठीक है, अच्छा, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर डोनेशन अकाउंट डेबिट ही क्यों किया है, बड़ा इजी है, देखो वापस से रूल से आ जाओ, वापस में रूल से आ जाओ। एक्सपेंसेस में क्या, डोनेशन एक तरह का एक्सपेंस मान लो ना अपना, इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हो ना, तो डोनेशन को कर दिया भाई डेबिट, क्योंकि डोनेशन एक तरह का एक्सपेंस है ना, हमारा जा रहा है पैसा, एक्सपेंस हो गया सीधे सीधे, एक तरह का एक्सपेंस है, एग्जैक्ट एक्सपेंस नहीं है बट एक तरह का है, तो डोनेशन को हमने कर दिया भाई डेबिट। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है, तो जहाँ पे टिक लगेगा वो आंसर होगा। अ कंपाउंड जनरल एंट्री इन्वॉल्व्स मोर देन 2 अकाउंट्स, बिल्कुल सही है, शायद हम बात भी कर चुके हैं कि कंपाउंड एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट होते हैं। कंपाउंड एंट्री ओनली इन्वॉल्व्स 2 अकाउंट, ये तो गलत हो जाएगा। सी, एवरी जनरल एंट्री इज एन एंट्री इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, नो, जनरल एंट्री सिंपल भी होती है, कंपाउंड भी होती है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इंपैक्ट करते हैं, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन, सिंपल जनरल एंट्री इज एन एंट्री इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, ये भी गलत। सिंपल जनरल एंट्री में 2 अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज व्हाट। आ गए हम लेजर अकाउंट में, देखो भाई ये होता है लेजर अकाउंट, इस साइड लिखते हैं हम डेबिट, इस साइड लिखते हैं हम क्रेडिट, तो इसका आंसर क्या होगा बता दो मेरे को सब। ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेजर अकाउंट किसके बाद बनाते हो, जनरल प्रिपेयर करने के बाद आप बनाते हो लेजर। जनरल में जब जनरल बनाते टाइम पे जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया है, जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया है, जैसे मान लो कैश अकाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट अगर आपको मिलता है सेल करके, तो एंट्री क्या करते हो भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हो। जब आप सेल्स करते हो तो मान लो 10,000 की सेल की आपने, इसको आप पुट करोगे लेजर में, कैसे पुट करोगे, बड़ा आसान है भाई, कैश के डेबिट साइड में लिख दो सेल्स। ये जो लेजर बना रहे हो ना, यही दिखा रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हो और क्रेडिट हो रहा है सेल्स, बस सेल्स का यहाँ लिख दो अमाउंट 10,000। यहाँ पे एक और कॉलम होता है, बताऊँ क्या होता है, देखो उसका नाम है जनरल फोलियो, यही तो हमने पढ़ा अभी टी, ये लेजर का फॉर्मेट है। यहाँ पे लिखोगे डेट, यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ अकाउंट में एग्जांपल दिया मैंने कैश का, कैश अकाउंट डेबिट टू कर दिया हमने सेल्स,
यहाँ लिख दी डेट, यहाँ लिख दी अमाउंट। बट यहाँ एक और है कॉलम जो कि है जनरल फोलियो का। इसी तरह क्रेडिट साइड में भी सेम चीज़ रहेगी। अगर मान लो कैश हो रहा है क्रेडिट, तो यहाँ एंट्री कर दोगे। कैश क्रेडिट कब होगा? जब आपने परचेज किया होगा। मान लो परचेज करते टाइम पे एंट्री क्या होती है? अरे भाई परचेज एक्सपेंस है ना, तो डेबिट करोगे नहीं करोगे? अभी तो पढ़ा था हमने, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे टू कैश करोगे। तो यहाँ पे कैश हो रहा है क्रेडिट परचेज में, तो यहाँ लिख दोगे परचेज अकाउंट। यहाँ लिख दोगे अमाउंट 5,000 का हमने सामान खरीदा था, यहाँ लिख दोगे डेट। लेकिन ये जनरल फोलियो क्या है, ये मुझे क्यों बताओ। देखो हमारी एक जनरल बुक होती है ना, रजिस्टर होता है जनरल बुक, और ये एक होती है लेजर बुक। लेजर का रजिस्टर होता है, एक होता है जनरल बुक जो जनरल का रजिस्टर होता है, जहाँ जनरल एंट्री कर रहे होते हो। तो जनरल एंट्री किस पेज नंबर में है इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, वो पेज नंबर लिखते हो जनरल फोलियो में। क्या लिखते हो कि जनरल बुक का कौन सा पेज नंबर में ये ट्रांजेक्शन है जिसको आप यहाँ पे उतार रहे हो। सेल वाला ट्रांजेक्शन जो था ना, ट्रांजेक्शन क्या था? पूरा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही तो हमने लेजर में उतारा है अभी। ये ट्रांजेक्शन आपने जनरल की बुक में किस पेज नंबर पे लिखा है, उस पेज नंबर को आप यहाँ जनरल फोलियो में लिख दोगे। बात समझ में आई? पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यही क्वेश्चन है ही है, लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जनरल। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे जनरल में बात कर रहा है। हमने फॉर्मेट देखा अभी किसका? लेजर का। लेजर के फॉर्मेट में एक कॉलम था जनरल फोलियो का। इसी तरह से तो जनरल का फॉर्मेट होगा। जनरल का फॉर्मेट तो बड़ा इजी है, आपको पता होगा। यहाँ पे अकाउंट होता है, यहाँ डेट होती है, डेट अकाउंट, एक और कॉलम होता है, फिर अमाउंट होता है डेबिट और क्रेडिट वाला। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है ये होता है कॉलम लेजर फोलियो का। मतलब ये ट्रांजैक्शन लेजर की बुक में किस पेज नंबर पे लिखोगे या किस पेज नंबर पे लिखा है उसको यहाँ नोट करते हो, वो पेज नंबर को। मतलब जनरल वाली बुक में लेजर के पेज नंबर, लेजर बुक के पेज नंबर का रेफरेंस दोगे। लेजर बुक में जनरल बुक के पेज नंबर का रेफरेंस दोगे। यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम की ही बात कर रहा है जो हम जनरल बुक में यूज़ करते हैं। तो वो क्या बताता है कि जनरल की लेजर बुक में किस पेज नंबर पे ये एंट्री है। लेजर बुक का पेज नंबर बताता है। तो आंसर चेक करते हैं। रिकॉर्ड द डेट, नहीं डेट रिकॉर्ड नहीं करता है। रिकॉर्ड द नेम ऑफ लेजर अकाउंट, नहीं, पेज नंबर रिकॉर्ड होता है इसमें। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अमाउंट्स, नहीं। रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट, कहाँ पे एंट्री की है, कौन सी पेज नंबर पे ये ट्रांजेक्शन एंटर कर रहे हो लेजर की बुक में, वो दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ये फॉर्मेट है, इतनी मेहनत की बनाने में मैंने, बट ये फॉर्मेट दे रखा है ऑलरेडी। यही फॉर्मेट हमने पढ़ा था अभी। डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, अमाउंट है, फिर अमाउंट है। अमाउंट दो बार क्यों है? क्योंकि एक बार डेबिट का अमाउंट है, एक बार क्रेडिट का अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सारे रूल्स पढ़ लियो ना अभी। अब मुझे बताओ कौन सा सही है इनमें से। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड, बिल्कुल सही है क्योंकि असेट का उल्टा होता है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड और बोल रहा है डिक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये भी बिल्कुल सही है। जानते हो क्यों सही है? क्योंकि याद करो गेन और रेवेन्यू वाला लाइबिलिटी की तरह काम करता है। मतलब एक्सपेंसेस लाइबिलिटी का उल्टा होगा, एक्सपेंसेस लाइबिलिटी का उल्टा होगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने पे क्रेडिट हो रहा था, तो एक्सपेंस इंक्रीज करने पे क्या होगा भाई? डेबिट ही तो करेगा। तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तीनों की तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अभी हमने पढ़ी है ये बात। डी नहीं, ये नहीं, डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, चलो ये रूल्स हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ उसको आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब देखो, भले आपको मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आ गए हैं, लेकिन आपको जो अकाउंट्स होते हैं उनको उनके टाइप्स में बांटना भी आना चाहिए। मतलब रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? सारे के सारे असेट अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। ठीक है, उसकी जो हमारा क्या था, हाँ, रियल अकाउंट हो गया और नॉमिनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट मैंने आपको बता दिया। पर्सनल अकाउंट, देखो पर्सनल अकाउंट तो बड़ा ईजी है। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, प्राइवेट कंपनी का अकाउंट, ये सब क्या है? ये सब पर्सनल अकाउंट है। अब आप कहोगे सर ये प्राइवेट कंपनी पर्सन तो है नहीं, है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। बचा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट तो बड़ा ईजी है, जो कहीं ना आया वो नॉमिनल अकाउंट में। ज़्यादातर एक्सपेंसेस और इनकम नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। समझ में आ गई बात? अब आपको क्वेश्चन करना है, मुझसे पहले आंसर देना है आपको। ट्रेडमार्क तो भाई आपका असेट है सीधे सीधे, तो असेट अकाउंट होता है रियल अकाउंट।
और ट्रेडमार्क कैसा है, इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट हो गया। वेजेस प्रीपेड अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सर वेजेस तो हैं भाई एक्सपेंसेस होते हैं नॉमिनल अकाउंट, तो इसका आंसर होना है नॉमिनल अकाउंट। बिल्कुल गलत जवाब, नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है ये। बात सुनो, थोड़ा आप सही जा रहे हो, हाँ वेजेस अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वेजेस प्रीपेड। अब मेरी एक बात सुनो, एक ट्रिक समझो, जब भी नॉमिनल अकाउंट के सफिक्स में कुछ करते हैं, सफिक्स मतलब नॉमिनल अकाउंट के बाद कुछ लगाते हैं, या नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स कुछ करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के पहले कुछ लगा देते हो, वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अब आप कहोगे क्यों सर, लॉजिक भी दीजिए, तो लॉजिक भी ले लो। क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में वेजेस प्रीपेड अकाउंट है, मतलब वेजेस एडवांस में पे कर दी हैं आपने। जब आप एडवांस में पे कर देते हो कुछ, सामने वाली पार्टी, हम बिजनेस हैं, हमने वेजेस एडवांस में पे कर दी, सामने वाली पार्टी हमारा डेटर बन गया है। डेटर मतलब पर्सनल अकाउंट। डेटर मतलब डेटर कौन होगा भाई, इंसान ही तो होगा, कोई कंपनी तो होगी, अब वो पर्सनल अकाउंट हो गया। इसलिए ये लॉजिक है इसका। अगर आप लॉजिक समझना चाहते हो तो लॉजिक, समझना नहीं चाहते हो तो सीधे रट लो। नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ लगेगा जिसमें एडवांस की बात होगी, ठीक है, या फिर ऐसी बात होगी कि हम बाद में पे कर रहे हैं, कोई आउटस्टैंडिंग की बात होगी, अगर हमने अभी तक पे नहीं किया, तब भी वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमको बताना है आंसर कौन सा गलत है, तो ये भी सही है। आगे आ जाओ भाई। सैलरी में, सैलरी तो भाई एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट होता है, बिल्कुल सही है। आंसर इसका 4th ही होना चाहिए, क्योंकि पहले के तीनों ऑप्शन सही हैं, बट फिर भी मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। प्राइवेट कंपनी अकाउंट क्या है, टैंजिबल रियल अकाउंट। देखो ये गलत है, प्राइवेट कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, भाई रियल अकाउंट तो होता ही नहीं है, तो ये गलत है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? यही सब यहाँ लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया, एक बार पढ़ लेना, रीडिंग अपने आप कर लेना, बट मैंने सब बता दिया ऑलरेडी यहाँ पे, जो नहीं भी लिखा है वो भी बता दिया इनफैक्ट। ठीक है, वो जो नॉमिनल अकाउंट से कैसे पर्सनल अकाउंट बनता है वो लॉजिक यहाँ नहीं लिखा है, और कैसे पहचानते हो वो भी बता दिया है, तो ध्यान रखना, कुछ चीज़ें नोट्स में नहीं मिलेंगी, तो सुनना ज़रूरी है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है जो आपने पढ़ रखे होंगे ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करो, फिर आंसर देना कमेंट सेक्शन में। आंसर दोगे तभी मैं बताऊँगा कि आंसर सही है कि नहीं है। कुछ बच्चे लास्ट वीडियो में बोल रहे थे सर पिछले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले आप आंसर करोगे ना नीचे, तभी तो मैं बताऊँगा कि आंसर क्या है, कमेंट में बताऊँगा ना। ठीक है, चलो ये आपको पॉज करके कमेंट में बताना है, तब मैं आंसर बताऊँगा। अब अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे, तो हमारे पास 3 कोर्सेज हैं। देखो बात करते हैं पहले टेस्ट सीरीज प्लस की, जो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने यूपीएससी में नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, यूपीएससी में अगर नहीं पढ़े हुए हैं आपने, तो उसके उस चीज़ के बारे में, उन कंपोनेंट्स में अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जैसे अकाउंट्स है वो हो गया, लेबर लॉज हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉज हो गए, ये स्पेशल कंपोनेंट्स में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज प्लस लीजिए। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं या टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज लीजिए। अगर आपको वीडियो कोर्सेज भी देखने हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट नोट्स वगैरह सब, तो आप मास्टर कोर्स की तरफ जाइए। ठीक है, तो ये 3 कोर्स अवेलेबल हैं आपके लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। तो आप चेकआउट कर सकते हो इसको, कहाँ जाके, एडुटैप की वेबसाइट में जाके, और कहाँ जाओगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आपको नीचे दिख रहा होगा एक बैनर, मूविंग बैनर दिख रहा होगा, ये गाइड बुक है यूपीएससी ईपीएफओ की। ये गाइड बुक में क्या होता है, इस गाइड बुक में आपको सारे के सारे पीवाईक्यू जितने पिछले एग्जाम हुए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको डाउनलोड करनी है फ्रीली। कहाँ से डाउनलोड करोगे ये डाउनलोड करोगे आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो फिर बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।